हाँ बिल्कुल कहा, और हम भी कह रहे हैं कार्यकर्ता के नाते भारतीय जनता पार्टी के कि हम 50 साल नहीं, हम सदियों के लिए सरकार बनाने आए हैं। सरकार वही बनाने का अधिकार रखता है जो जनता के हितों की काम करे। जनता को कह रहे हैं, ये चोर भारतीय जनता को कह रहे हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र की चुनी हुई सरकार है। तो इसका मतलब है कि इनको माफी मांगना चाहिए पूरे देश के लोगों से, कांग्रेस को, और जो भी लोग चाहे समाजवादी पार्टी के हों। साफ हुआ इनका हरियाणा में, तो मध्य प्रदेश हारे, राजस्थान हारे, अभी 27 में उत्तर प्रदेश भी हारेंगे प्रचंड बहुमत से। तो इसलिए इनको अभी 29 को भी पता है कि 29 में भी इनको कहीं कोई जगह इनके लिए है नहीं, क्योंकि बिहार में ये बुरी तरीके से हारने जा रहे हैं और प्रचंड बहुमत से वहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी पहली बार सरकार बनाएगी। हाँ, हमारा गठबंधन भी हमारे साथ में है, लेकिन जिस तरह से आपने देखा महाराष्ट्र में हमने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, लेकिन गठबंधन। अब हम ईवीएम का रोना इतना रो चुके हैं कि लोग हमारा मजाक बनाते हैं, तो मजाक तो आप खुद अपना बनवाते हैं। अब आप इलेक्शन कमीशन पर आ गए, अब इलेक्शन कमीशन को नहीं आप छोड़ रहे हैं, आप न्यायालय को नहीं छोड़ते, आप हमारा सेवा का माध्यम है, हमारे लिए राजनीति मेरा पेशा नहीं है। राजनीति, मैं पेशे की राजनीति नहीं करता हूं। जब मैं क्रिकेट खेलता था तो मैं पेशे के लिए क्रिकेट नहीं खेलता था। नमस्कार, मैं अनुज स्वागत करता हूं नेशनल अयोध्या में। आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री रह चुके अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के मोहसिन रजा साहब हैं। इनसे आइए बात करते हैं। पूर्व क्रिकेटर भी रह चुके हैं, रणजी जैसे गेम को भी इन्होंने खेला है, फिल्मों में भी काम किया है, प्रिंस ऑफ लखनऊ भी 1995 में रहे हैं, काफ़ी खिताब है सर के पास। और राजनीति में जब उतरे तो मंत्री पद से भी नवाज दिया गया 2017 से लेकर 2022 तक। काफ़ी अच्छा अनुभव भी है इनको, चाहे वो फिल्मी जगत हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो राजनीति का हो। सर से बात करेंगे कि क्या राजनीति का स्तर इतना गिरता चला जा रहा है कि पार्टियां ये नहीं सोच रही हैं कि किसी संवैधानिक पदों पर बैठे हुए जो व्यक्ति होते हैं उनको किस तरीके से मंचों से खुलेआम गालियां दी जाती हैं। ये राजनीति का स्तर गिरता ही जा रहा है। मंत्री जी से बात करेंगे कि कैसे शुचिता की राजनीति की जाएगी। क्या विपक्ष को ये नहीं समझ में आ रहा है कि संवैधानिक पद देश का होता है, वो किसी पार्टी का नहीं होता है, कल को कोई भी हो सकता है। इस तरीके से खुलेआम गालियां देना ये कहाँ तक जायज़ है। और दूसरा, जिस तरीके से वोट चोरी, प्रधानमंत्री गद्दी छोड़ो, वोट चोर गद्दी छोड़ो जैसे नारे, क्या भारत की राजनीति में शोभा देता है या नहीं। सर स्वागत है आपका। तो सबसे बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर आपका काफ़ी लंबा इतिहास भी रहा, आप फिल्मों में भी रहे, आप प्रिंस ऑफ लखनऊ भी रह चुके हैं, तमाम आप मंत्री पद से भी आप अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय भी संभाल चुके हैं। कैसे देख रहे हैं सर राजनीति को कि आपने बिहार की रैली में देखा होगा कि किस तरीके से खुलेआम मंचों से प्रधानमंत्री जी को माँ बहन की गाली दी जाती हो। ये क्या आपको राजनीति में सही दिख रहा है? क्या इतनी स्तर गिरता चला? देखिए, सबसे पहले तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, और आप कांग्रेस से यही उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग संविधान में विश्वास करते हैं, न्याय प्रक्रिया में विश्वास रखते हैं, वो लोग देश में स्वतंत्रता के तहत, जिस तरह से हमारे देश में कानून व्यवस्था है उसके तहत आप काम कर सकते हैं। और आपको कानून में अगर विश्वास होगा तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जहां तक बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस का चाल चरित्र यही रहा है हमेशा से। और जिस तरह की आज बातें कर रहे हैं वो लोग, मैंने तो कभी भी, हमारी पार्टी ने तो कभी भी आज तक कोई भी ऐसा हमारे पार्टी में किसी का भी वक्तव्य दिखा दीजिए जिसने कभी भी कोई, इनके भी परिवार के लोग प्रधानमंत्री रहे हैं, सम्मान से ही उनका नाम लिया गया होगा। अगर आज नहीं भी हैं तो उनको स्वर्गीय लगा के और माननीय लगा के ही बात की जाती है। लेकिन कहते हैं कि संस्कार इनको इटली के आते हैं। अगर देश के संस्कार में पले बड़े होते तो शायद इस तरह की बातें ये बच्चे ना करते। जी सर, संवैधानिक पद जैसे वो देश का होता है, चाहे मुख्यमंत्री पद हो, चाहे प्रधानमंत्री पद हो। कल को आज भारतीय जनता पार्टी है, उसी प्रधानमंत्री पद को कभी कांग्रेस ने भी नवाजा था। तो क्या राजनीति की शुचिता में इतना गिरावट आ जाना कि आप, मेरी बात पूरी आप होने नहीं दे पाए, अपने सवाल पे आप चले गए, क्योंकि इनका डीएनए ही इनका ठीक नहीं है। आज तक कभी अपने दादा की कब्र पे क्यों नहीं जाते हैं आप? फिरोज जहांगीर साहब की कब्र पे क्यों नहीं जाते हैं? आप जाइए ना, फिरोज जहांगीर साहब की कब्र पे जाइए। वो भी तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन आप क्यों नहीं जाते हैं? मैं तो कहता हूँ राहुल गांधी जी से कि उनको जाना चाहिए, और ज्यादा दूर नहीं है, प्रयागराज में ही है। और सब जगह आप जा रहे हैं, और मज़ारों पे आप चादर भी चढ़ा रहे हैं, और मौलवियों से भी मिल रहे हैं। तो जहांगीर साहब की भी कब्र पे चले जाएं, क्योंकि फिरोज जहांगीर आपके दादा थे। तो इससे इनकार क्यों कर रहे हैं आप? और आपको कहना होगा कि हम देश विरोधी लोगों का ही समर्थन करते हैं,
क्योंकि आप हमेशा देश के बाहर जब जाते हैं तो देश का भी अपमान करते हैं, देश के प्रधानमंत्री का भी अपमान करते हैं, पद और अपने कहना चाहिए देश के जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का आप अपमान करते हैं वहां जाकर। आप इतना ज्यादा नफरत करते हैं देश के लोगों से और देश के प्रधानमंत्री से, ये तो साफ दर्शाता है सत्ता के लिए आप सब करना चाहते थे। आप 50 वर्षों तक सत्ता में रहे तो 50 वर्ष आपने वोट चोरी की होगी। आज जनता हमको चुनकर बना रही है, आपने वोट चोरी की होगी। आपके पास में जो लोग कहना चाहिए बूथ कैप्चरिंग करते थे वो कांग्रेस की ही देन थी, ये कांग्रेस कराया करती थी अपने समय में। और तब ना सोशल मीडिया था ना इस तरह की चीजें थी। आज आप लोग खोज की चीजें निकाल के लाते हैं। तो अभी तक ईवीएम को रो रहे थे, अब इलेक्शन कमीशन को रो रहे हैं। अब चुनाव हारने के बाद क्या करेंगे? अभी चुनाव हारेंगे ये बिहार में, और बिहार में भी हारेंगे, और देश में तो अभी इनके लिए कोई वैकेंसी है ही नहीं। देश में अभी मैंने कहा ना, जैसे वो बड़ा बेचैन है, वो कहते हैं कि साहब हम कैसे मान लें, और हमने देखा कि गृह मंत्री जी ने जो है कहा कि हम 50 साल की सरकार बनाएंगे। हाँ बिल्कुल कहा, और हम भी कह रहे हैं कार्यकर्ता के नाते भारतीय जनता पार्टी के कि हम 50 साल नहीं, हम सदियों के लिए सरकार बनाने आए हैं। सरकार वही बनाने का अधिकार रखता है जो जनता के हितों की काम करे, जनता की सेवा करे। आपने सेवा नहीं किया, आपने देश को तोड़ने का काम किया। कांग्रेस ने देश को तोड़ने का काम किया, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा की आपने, अपराधियों को महिमा मंडन करने का काम किया। क्षेत्रीय दल भी आपने ऐसे अपने साथ चुने जिनमें अपराधी ज्यादा होते थे, उन दलों को आप अपने साथ रखते थे। तो ये सारा कुछ आपने किया। आतंकवाद आपके दौर में सबसे ज्यादा देश के अंदर आया, अलगाववाद सबसे ज्यादा कांग्रेस के रिजिम में आया देश के अंदर। तो आज देश की जनता 142 करोड़ जो पब्लिक हमारी देश की जनता है वो देख रही है कि आज देश सुरक्षित हाथों में है। आज भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार, आज हमारे आदरणीय मोदी जी विश्व के बड़े नेता बनकर उभरे हैं। पहले कभी ऐसा होता था? पता भी नहीं चलता था कि हमारा प्रधानमंत्री कब विदेश गया और कब आ गया। और आज हमारे प्रधानमंत्री जी जाते हैं तो वहां रेड कारपेट बिछाए जाते हैं। आपको लगता होगा क्योंकि आप नफरत की राजनीति करते हैं तो आप वही चीजें निकाल कर लाएंगे और आप वही बातों पर ज्यादा लोगों का ध्यान आकर्षित करेंगे जिसमें आपका फायदा हो, जनता का फायदा नहीं आप चाहते। जनहित के लिए ये रैली नहीं निकल रही है, ये अपने हित के लिए। जी, जिस तरीके से बनारस में अजय राय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको इंडिया गठबंधन ने बनारस का घोषित सांसद मतलब सांसद घोषित कर दिया कि यही सांसद है। मोदी जी जो है वोट चोरी करके जीते, 7 राउंड में पीछे चल रहे थे, अचानक 1,25,000 वोटों से जीत जाते हैं। और उसके बाद दूसरा कि यहाँ के माननीय राजनाथ सिंह जी को लेकर मैंने ही रविदास मेहरोत्रा जी का इंटरव्यू किया। उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह जी वोट चोरी कर वो भी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं सब वोट चोरी करके जीते हैं। अब आप ये बताइए, ये दरअसल सच्चाई तो ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी को नहीं कह रहे हैं, ये सब के सब ये भूल रहे हैं कि ये भारतीय जनता को कह रहे हैं। ये चोर भारतीय जनता को कह रहे हैं क्योंकि ये लोकतंत्र की चुनी हुई सरकार है। तो इसका मतलब है कि इनको माफी मांगना चाहिए पूरे देश के लोगों से, कांग्रेस को, और जो भी लोग चाहे समाजवादी पार्टी के हों या और अन्य दलों के लोग हों जो इस तरह की बात कर रहे हैं, उन्हें देश के 142 करोड़ लोगों से माफी मांगना चाहिए क्योंकि उन्होंने ये सरकार चुनी है। और आप चुनी हुई सरकार को बार बार ये सवाल खड़ा करना कि वोट चोर हैं और वोट चोरी करके सरकार बनाई है, तो इसका मतलब है कि आप जनता में विश्वास नहीं करते। अगर आप जनता में विश्वास करते होते तो आज सड़कों सड़कों नहीं घूम रहे होते, आप सत्ता में होते। राहुल गांधी जी जब एलओपी नहीं थे, आप 2014 का कार्यकाल ले लीजिए, 2019 का कार्यकाल ले लीजिए, तो बाहर बोलते थे कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता है, नहीं तो मैं ऐसा बोलूं कि भूकंप आ जाएगा। आपने भी बयान सुना होगा भूकंप वाला उनका। लेकिन जब एलओपी हैं तो लोग यही सवाल उठा रहे हैं, जब आप एलओपी हो, जब आपको पूरा मौका है बोलने का, तो आप संसद क्यों नहीं चलने दे रहे हैं? क्या ये लोग जानबूझ कर संसद नहीं चलने दे रहे? इन्हें पता है ना, इन्हें परिणाम पता है, आज का भी पता है, बिहार का भी पता है, 2027 का भी पता है। और अभी आप पीछे देखे आपने, इन्होंने 2 परिणाम जो बड़े बड़े जहाँ से ये महाराष्ट्र वहाँ सुपड़ा साफ हुआ इनका, हरियाणा में तो मध्य प्रदेश हारे, राजस्थान हारे, अभी 27 में उत्तर प्रदेश भी हारेंगे प्रचंड बहुमत से। तो इसलिए इनको अभी 29 को भी पता है कि 29 में भी इनको कहीं कोई जगह इनके लिए है नहीं, क्योंकि जनता ने ये देख लिया कि ये भ्रष्टाचारी लोग हैं। ये लोगों ने देश को आतंकवादियों के हवाले कर दिया था, अलगाववादियों के हवाले कर दिया था, घुसपैठिए सबसे ज्यादा इनके दौर में देश के अंदर आए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब विदेशी लोगों के साथ में मिलकर और बाहर बैठकर
देश की बुराइयां करना और देश के लिए और देश के प्रधानमंत्री के लिए कोई भी बात इनके मन में कभी भी ऐसी नहीं रहती है कि जो देश हित की बात इनकी नजर आए। भूकंप फिर आने वाला है, वो कह रहे हैं कि अभी तो मैंने एक जगह का डेटा दिया, अभी मैं कर्नाटक का दूंगा, अभी मैं हरियाणा का दूंगा, अभी मैं महाराष्ट्र का दूंगा और लोकसभा का दूंगा। बीजेपी की सारी कलई खोल के रख दूंगा जनता के सामने कि बीजेपी जनता के मतों से नहीं, ईवीएम के सहारे या वोट चोरी करके जीत रही है। अभी चुनाव इसीलिए पहले से ये भूमिका बना रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है कि बिहार में ये बुरी तरीके से हारने जा रहे हैं और प्रचंड बहुमत से वहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी पहली बार सरकार बनाएगी। हाँ, हमारा गठबंधन भी हमारे साथ में है, लेकिन जिस तरह से आपने देखा महाराष्ट्र में हमने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, लेकिन गठबंधन के लोग भी हमारे साथ हैं। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में गठबंधन के लोग भी हमारे साथ में है, लेकिन हम प्रचंड बहुमत की सरकार बनाकर आए हैं। तो ये इनको अच्छी तरह से पता है, क्योंकि अब चोर चोर मौसेरे भाई हो गए हैं। तो जनता नहीं देख रही है क्या? वहां की जनता दंड झेल चुकी है एक बार, अब बार बार नहीं झेलेगी। इसलिए वहां पर भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की सरकार बहुत प्रचंड बहुमत से बनेगी और इसीलिए ये अभी से भूमिका बना रहे हैं कि जहां जहां भी चुनाव होंगे, अब हम ईवीएम का रोना इतना रो चुके हैं कि लोग हमारा मजाक बनाते हैं, तो मजाक तो आप खुद अपना बनवाते हैं। अब आप इलेक्शन कमीशन पर आ गए, अब इलेक्शन कमीशन को नहीं आप छोड़ रहे हैं, आप न्यायालय को नहीं छोड़ते, आप संविधान में विश्वास नहीं करते। संविधान की किताब तो आप दिखाते हैं, लेकिन उसमें विश्वास कहाँ है आपका? वो तो उनके हिसाब से खतरे में है सर। संविधान 2024 में भी किताब लेके जनता में प्रसन्न है, फिर अभी भी संविधान खतरे में। हमारे देश के लोगों को सोचना होगा, हम सब देशवासियों से भी अपील करेंगे, क्योंकि ये संविधान हाथ में ले रहे हैं इसलिए वो खतरे में है। जब तक भारतीय जनता पार्टी के हाथ में देश रहेगा और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार रहेगी जनता की चुनी हुई, तो संविधान भी सुरक्षित रहेगा, देश भी सुरक्षित रहेगा। सर आप फिल्मों में काम किए, आप क्रिकेट भी खेले, दूरदर्शन पे नीम का पेड़ जैसा कार्यक्रम आता था, आप उसमें भी आप सर, जैसे कहा जाता है कि सर्वगुण संपन्न, कहाँ से सर इतनी कलाएं आपके अंदर? सर राजनीति में भी आपने अच्छा नाम कमाया। देखिए, मुझे लगता है कि हम सब एक जीवन लेकर आए हैं और अगर वो सार्थक करना है तो आपको हर अनुभव थोड़ा थोड़ा रखना चाहिए, पता होना चाहिए कि जो वहाँ पर लोग, हमारा पेशा नहीं था, मैं उस शौक में गया था और श्रद्धेय अटल जी को मैं देखता था, सुनता था, वो मेरे आदर्श हैं राजनीति में, और उन्हीं से मैंने प्रेरणा ली और मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हुआ। तो मैं उनको मानता हूं और उन्हीं की वजह से आज मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं। उनके बताए मार्गदर्शन से मैं आगे बढ़ता हूं। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब आप क्रिकेट की फील्ड में गए, आप क्रिकेट खेले, आज क्रिकेट प्रोफेशन बन गया। आज जिस इंडस्ट्री की आप बात कर रहे हैं, वहां जब मैं गया तो वहाँ पर भी एक अनुभव लिया मैंने एक्टिंग की लाइन का, हालांकि मेरा नहीं था। तो उस ज़माने में स्टिल मॉडलिंग वगैरह होती थी, तो मैं क्रिकेट खेलता था, तो ईश्वर ने हाइट वाइट दी थी थोड़ा। उस ज़माने में नौजवान आपकी तरह बाल वाल भी बड़े बड़े हुआ करते थे, तो थोड़ा लोग बुलाते थे और फोटो वोटो करा लेते थे कि साहब आप मेरी टी शर्ट पहन के। तो वो एक अनुभव था। राजनीति में इसलिए आया कि मेरे अंदर एक सेवा भाव हमेशा से, हमारे देश के और हमारे परिवार के भी संस्कार हमको मिले कि हम सेवा भाव के लिए काम करना चाहते थे। तो इसलिए आप और हम मिलकर अगर छोटी छोटी भी सेवा करते हैं तो हम करते तो सभी लोग सेवा है, ये नहीं कह रहे हैं कि कोई नहीं करता, सब करते हैं। लेकिन एक बड़े प्लेटफॉर्म पे एक बड़ी संस्था से इसलिए जुड़ा जाता है कि जब हम सामूहिक तरीके से बहुत सारे लोग मिलकर देश की सेवा का अगर बेड़ा उठाएंगे तो बड़ी तादाद में बड़े गरीब और बड़े ही वंचित लोगों तक हम उस सेवा को पहुंचा सकते हैं और उनकी सेवा कर सकते हैं। इसलिए मैं राजनीति में आया और राजनीति हमारा सेवा का माध्यम है। हमारे लिए राजनीति मेरा पेशा नहीं है। राजनीति, मैं पेशे की राजनीति नहीं करता हूं। जब मैं क्रिकेट खेलता था तो मैं पेशे के लिए क्रिकेट नहीं खेलता था, क्रिकेट भी मैं शौक के लिए खेलता था। उस जमाने में पैसा कौड़ी नहीं होता था और फिल्मों में भी जो मैं काम किया वो भी मेरा शौक था। तो एक समय समय के साथ में, लेकिन अंत में मैंने ये निर्णय लिया कि मुझे अब देश की सेवा के लिए, क्योंकि ये सारी चीजें मुझे देश ने दी थी, इतना प्रेम प्यार यश जो कुछ मिला था मुझे हमारे भारतवासियों से और देश से मिला था, तो अब देश को हमें कुछ देकर जाना है। तो आपने देखा कि मोहसिन रजा साहब ने किस तरीके से सारे सवालों का जवाब दिया। फिल्मों में भी काम, क्रिकेट में भी एक अच्छा मुकाम, राजनीति में भी एक अच्छा मुकाम, मंत्री पद मिल जाना 2017 से लेकर 2022 तक के कार्यकाल, पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पहचान होती है। एक वही शख्स को इतनी बड़ी पहचान मिल सकती है जो सर्वगुण संपन्न हो सकता है। बाकी आप क्या सोचते हैं सर की बातों से, जो जवाब दिया पक्ष और विपक्ष को लेकर?
चैनल पर आकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।